इंडिया में ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जो फ्रंट एंड जो वैल्यू एडिशन वाली जॉब्स हैं वो बहुत कम है। 100 जॉब्स में से अगर 10 जॉब्स ही फ्रंट एंड वाली हैं तो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बड़े बड़े टर्म्स, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल, ईबिटा, ये सब ठीक है बुकिश के लिए, ये सब ठीक है बातचीत करने के लिए इन्वेस्टर से, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू डोंट हैव एनी कॉमन सेंस तो फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हेल्प मांगो, 100 से मांगोगे 10 से मिलेगी, 2 हेल्प करेंगे। दैट इज़ हाउ इट इज़ इन एवरी फील्ड। सीए एज अ टर्म फील्स लाइक एक बोरिंग है, एक बड़ा सा आदमी है जो फाइलों के सामने बैठा हुआ है। जैसे हमने बात करी कि 5 या 10 करोड़ भी कैसे बना सकते हैं इंडस्ट्री से। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी मिनट विद आदित्य। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है कैसे आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से 5 करोड़ से ज़्यादा कमा सकते हो। और इस टॉपिक पे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं करणजीत जी के साथ। तो करणजीत जी, आपका बैकग्राउंड क्या है और कैसे आपने शुरू करा इस फील्ड में? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, सर बोल दिया मेरे को। हैं यार, आप जिससे भी सीखते हो मुझे लगता है उसको हमें सर ही बोलना चाहिए। नहीं, थैंक यू दत्ता जी। सर, मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ और पिछले 5 साल से इसी फील्ड में हूँ। काफ़ी काम किया है, इंडिया में भी किया है, बाहर भी किया है। हमारा मेन काम है किसी भी कंपनी, किसी भी स्टार्टअप, किसी भी फर्म को मार्केट से या प्राइवेट इन्वेस्टर्स से पैसे अरेंज करवा के देना। ठीक है, वो आपका डेट भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म भी हो सकता है। तो ब्रॉड लेवल पे वी आर अरेंजर्स ऑफ मनी। राइट। एंड जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उससे मैं ये जानना चाहूँगा कि यार इन्वेस्टमेंट बैंकर होता क्या है सबसे पहले? सर, एक होती है रिटेल बैंकिंग और एक होती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ठीक है। रिटेल बैंकिंग होती है जैसे आप या आप जैसे लोग या मेरे जैसे लोग, हम जब बैंक में जाते हैं, हमारा सेविंग्स अकाउंट है या लेट्स से करंट अकाउंट भी है किसी लेवल पे, छोटे अमाउंट की ट्रांजैक्शन होती हैं, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख। रिटेल कस्टमर्स हैं, वी आर रिटेल एवरीडे कस्टमर्स। हमारे जैसे लाखों करोड़ों कस्टमर है इंडिया में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट किसी के लिए भी एक ऐसा पैसा होता है जो आपको रिटर्न जनरेट करके देता है जब आप उस पैसे को डिप्लॉय करते हो कहीं पे भी। इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। वर्किंग कैपिटल, मशीनरीज खरीदनी है, एक्सपेंशन करनी है, मार्केट रिसर्च करनी है। सो money that you get from the market as an investment and then you deploy it, and then you get returns from it. So उस पैसे की बैंकिंग को बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ओके, नाउ आई गेट इट। अब कोई अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहे तो क्या स्टेप्स है उसके? सर, उसके लिए तो बड़े ही इजी स्टेप्स भी कह सकते हो और बड़े डिफिकल्ट स्टेप्स भी कह सकते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए जनरली एक्सेप्टेड मार्केट में ये है कि आपके पास एजुकेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आपकी 12th जो आप करते हो, 10th करते हो, सेकेंडरी करते हो, हायर सेकेंडरी करते हो, 12th करते हो, वो एक बढ़िया स्कूल से होनी चाहिए, दिल्ली के, बॉम्बे के, बैंगलोर के। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेड करते हो, जितने भी अच्छे वेल नोन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं मार्केट में, या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, या अगर वो साइंस फील्ड से हैं तो या वो आईआईटी गए हुए हैं, एनआईटी गए हैं, बिट्स कॉलेजेस जो हैं बड़े कॉलेजेस वहाँ गए हैं अंडर ग्रेड के लिए। पोस्ट ग्रेड के लिए फिर वो या तो आईआईएम्स गए हैं या आईएसबीज गए हैं, या जो और बड़े कॉलेजेस हैं इंडिया में, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ गए हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए ना कोई आपको ऐसा रॉकेट साइंस जैसा ब्रेन या वो सब नहीं चाहिए। बड़े कॉलेजेस से बच्चों को इसलिए लेते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स या बड़ी सीए फर्म्स या बड़े बैंक्स, बुटीक हो गए या बड़े हो गए, क्योंकि दे बिलीव कि उनमें कुछ पोटेंशियल है, तभी वो इन गुड कॉलेजेस या गुड यूनिवर्सिटीज़ में गए। तो वो पोटेंशियल को पकड़ते हैं, डिग्री को बाद में पकड़ते हैं। डिग्री इज जस्ट एन इंसिडेंट ऑफ दैट गुड पोटेंशियल। सो बड़े कॉलेज जाओ, दैट फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपको अच्छे कॉलेज में जाना है। अच्छे कॉलेज में जाना, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे मार्क्स होने चाहिए बेसिकली। ठीक है। ये हो गया एक एस्पेक्ट। तो दूसरा जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, यू हैव टू बी अ पीपल्स पर्सन। आपकी बोलचाल, आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपकी बातचीत, दैट हैज टू बी ऑन द टॉप ऑलवेज। कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन इज द की। हाउ आर्टिकुलेट यू आर, आप अपनी बात, अपने क्लाइंट की बात कैसे रख रहे हो आगे, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ठीक है। बी अ गुड नेगोशिएटर, बी अ गुड कम्युनिकेटर, बी अ गुड पब्लिक स्पीकर, एंड बैक दैट अप विद गुड एजुकेशन। दैट इज द की टू बिकम अ गुड इन्वेस्टमेंट बैंकर। मतलब आप मतलब क्या कहते हैं, आप सोशली एक्टिव होने चाहिए, मुझे लगता है, राइट? अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो शायद से ये फील्ड गलत है आपके लिए। गलत नहीं बोलूँगा, बहुत मुश्किल फील्ड है। बहुत मुश्किल फील्ड है, राइट।
कॉलेज के बाद प्लेसमेंट होता है इसके लिए जब आप जाते हो, मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर आप बनते कैसे हो? मैंने अच्छा कॉलेज भी ले लिया, और डिग्री किस चीज़ में लेनी है, इसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा बता सको तो। प्लेसमेंट्स होते भी हैं। इंडिया इज सो सी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ वेरी वेस्टर्न टर्म। राइट। यूएस, यूरोप, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा यूज़ होता है। लंदन Right. इज़ अ वर्ल्ड्स फाइनेंशियल कैपिटल। वहाँ यूज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टर्म वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है। कॉलेज के बाद प्लेसमेंट्स होती हैं, बट इंडिया में ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जो फ्रंट एंड जो वैल्यू एडिशन वाली जॉब्स हैं वो बहुत कम है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट में 100 जॉब्स देखोगे जिस पे लिखा होगा दिस इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब, उसमें सिर्फ 5 या 10 ऐसी होंगी जो आप फ्रंट एंड जॉब्स होंगी। 90% विल बी बैक एंड जॉब्स ओके। फॉर फर्म्स एंड कंपनीज जो बाहर हैं। उनकी जो सारी डेटा प्रोसेसिंग होती है वो यहाँ होती है। ओके। आपको उस 10% में जाना है, उस 90% में नहीं जाना। राइट। नहीं तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील्ड हो गई मुझे लग रहा है ये फिर तो। 100%। आप कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब उठा के देख लो, जो फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है उसमें लिखा होगा दिस इज अ बैक एंड जॉब और दिस इज अ फ्रंट एंड जॉब। उसमें देखो, उसमें एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स यही होंगी। इधर यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रैंक होल्डर, राइट। आप आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे अच्छे आईआईटी से हो, आप पोस्ट ग्रेड में IIM ABC से हो या ISB से हो या और FMS से हो या और बड़े कॉलेजेस है जो इंडिया के उनसे हो। सबके नाम तो मैं ले नहीं सकता यहाँ पे। राइट। जैसे हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन में मतलब मैं जानना चाह रहा था कि क्या मैं साइंस फील्ड से होके भी इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता हूँ? क्या मुझे कॉमर्स लेनी पड़ेगी? तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या फील्ड ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए मेरी पहले तो स्कूल में, और फिर कॉलेज में क्या एजुकेशन होनी चाहिए कि जिसके बाद मैं एलिजिबल बन सकूँ इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने की? आप आर्ट्स फील्ड से बन सकते हो, कॉमर्स फील्ड से बन सकते हो, साइंस फील्ड से बन सकते हो। ओके। आपके अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए। अच्छा, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, तीनों फील्ड में आपके पास अपॉर्चुनिटी है बनने की इन्वेस्टमेंट बैंकर। आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, आप में बिजनेस सेंस होनी चाहिए। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बिजनेसेस वर्क, एंटरप्रेन्योर क्या सोच रहा है और जो पैसा देगा वो क्या सोच रहा है, आप उनके बीच में ब्रिज हो। राइट। आपके पास थर्ड कॉमन सेंस होनी चाहिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। राइट। बड़े बड़े टर्म्स, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल, EBITDA, ये सब ठीक है बुकिश के लिए, ये सब ठीक है बातचीत करने के लिए इन्वेस्टर से, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू डोंट हैव एनी कॉमन सेंस तो फिर नहीं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड कॉलेज में क्या मतलब फील्ड हो या स्ट्रीम होना चाहिए मेरा? कॉलेज में आप IIT में आप बीटेक कर सकते हो, अगर आप IIT से हो, क्योंकि बीटेक ही करोगे आप। राइट। आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो सकते हो। ओके। आप BCom ऑनर्स हो सकते हो, जितने SRCC हो गया, हिंदू हो गया, जितने भी और बड़े कॉलेजेस हैं, आप BCom ऑनर्स या BCom नॉर्मल जो है राइट। आप वो कर सकते हो। लोग सोचते हैं कि हम CFA कर लेते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। ये मार्केट में इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है। मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, DMs आते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, कि हमने CFA करा हुआ, हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब दे दो। राइट। बट जब उनसे कुछ अकाउंटिंग का या बिजनेस का क्वेश्चन पूछो तो दे कांट आंसर, बिकॉज उनके पास थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल बिजनेस कॉमन सेंस नहीं है। इंटर्नशिप भी नहीं करी होती उन्होंने। राइट। अगर बेसिक से इंटर्नशिप करी हो तब भी थोड़ा बहुत समझ आता है। राइट। फील्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी फील्ड से होनी चाहिए। यू हैव टू बी एबल टू लर्न और थोड़ा बिजनेस सेंस चाहिए। राइट। क्या मतलब आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना पड़ेगा तभी आप इस फील्ड में आ सकते हो? बिकॉज जैसे आपने बोला कि कंपटीशन बहुत है, और ये भी हमने बात करी कि आप अच्छे कॉलेजेस से हो, तो कहीं ना कहीं हम यही इंप्लाई कर रहे हैं कि आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर आप बेस्ट ऑफ बेस्ट हो तो शायद से आप इस फील्ड में आ सकते हो। 100 जॉब्स में से अगर 10 जॉब्स ही फ्रंट एंड वाली हैं तो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट होना ही पड़ेगा। राइट। आज नहीं तो कल। राइट। ठीक है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि इसमें कोई प्री रिक्विजिट इतना मतलब वो नहीं है कि यार आप सिर्फ यही स्ट्रीम चूज़ करो या सिर्फ यही कॉलेज से आप हो सकते हो। जैसे कि आपने बताया कि आप अलग अलग जगह हो सकते हो, बट आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट उस पर्टिकुलर जगह बनना पड़ेगा। तो अच्छी चीज़ है ये। काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर को मैं जानता हूँ जो अच्छे कॉलेज से नहीं है, बट उनमें फिर नेटवर्किंग स्किल्स बहुत बढ़िया थे। राइट। नेटवर्किंग स्किल्स आपको कॉलेज में कराते तो हैं, सेशंस कराते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कराते हैं, बट वो जब तक अंदर से इंट्रिंसिकली नहीं आता ना तो नेटवर्किंग और पब्लिक स्पीकिंग नहीं हो पाती। राइट। यू हैव टू बी वेरी गुड एट दैट। राइट। ठीक है। कुछ ऐसे हैक्स जो जैसे अभी आपने एक मुझे बताया कि इंटर्नशिप ही नहीं करते हैं लोग, बहुत ही कॉमन चीज़ है ये, तो कुछ ऐसी चीज़ें आप और बता सकोगे यार ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए? कॉलेज, गुड एजुकेशन, कम्युनिकेशन की हमने बात कर ली, इसके अलावा क्या क्या चाहिए जॉब पाने के लिए एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर? इसके अलावा जो एक हैक है जो काफ़ी लोग सोचते नहीं है, काफ़ी लोग सीधा जॉब के लिए जाते हैं। आप अगर किसी को एक मेंटर बना सकते हो ना, ओके, आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर को या बड़े फंड मैनेजर को बोलो कि वी डोंट वांट अ जॉब फ्रॉम यू, वी जस्ट वांट यू टू बी आवर मेंटर। राइट। पार्ट टाइम मेंटर भी बना लो। राइट। उससे आपके दरवाजे खुल जाएंगे। मेंटरशिप, यू कैन शैडो हिम, यू कैन फ्लाई अंडर हिज विंग्स। राइट।
आपको सीखने को तो बहुत मिलेगा ही मिलेगा, आपको सीधा इंडस्ट्री का सेंटर में एक्सेस मिल जाएगा एंड यू कैन देन लर्न अ लॉट एंड गेट एक्सेस टू ऑल द पीपल हु आर बिग डिसीजन मेकर्स। राइट। आई थिंक लिंक्डइन का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हो। शायद जब 100 लोगों करोगे तो 10 लोग तो रिप्लाई कर ही देंगे। 10 में से अगर आपको 2 भी मिल गए और उसमें से अगर एक भी आपको 3 महीने के लिए भी उसने अगर आपको मेंटर बना लिया तो आपका वो लाइफ टाइम कनेक्शन बन जाएगा। राइट। आई थिंक कई सारे लोग जो ये देख भी रहे होंगे वो हेल्प मांगने से डरते हैं। मुझे लगता है कि यार ये गलत अप्रोच है। आप हेल्प मांगो यार। अगर आप अभी किसी चीज़ में लैग कर रहे हो तो आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी, तभी सामने से हेल्प मिलेगी ना। मांगोगे ही नहीं तो मिलेगी कैसे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हेल्प मांगो, 100 से मांगोगे 10 से मिलेगी, 2 हेल्प करेंगे। दैट इज हाउ इट इज इन एवरी फील्ड। राइट। बट हो जाएगा काम आपका। अब बात कर लेते हैं कि मतलब कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और कितना पैसा कोई बना सकता है इस इंडस्ट्री से? सर ये एक काफ़ी रीसेंट इंडस्ट्री है, मैं बोलूँगा पिछले 20-25 सालों में ही ये काफ़ी ग्रो करके आई है, थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड हुई है। पहले भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती थी, या उसको मर्चेंट बैंकिंग भी कभी कभी कह देते हैं, बट दैट वाज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज। जो पुराने सीएस थे, जो कंपनीज के पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते थे, वही बैंक से लोन करा देते थे। तो अब ये इंडस्ट्री थोड़ी सी ग्लैमरस हो गई है, क्योंकि जो बड़े दुनिया के बड़े नाम हैं, गोल्डमैन, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, वो जब से इंडिया आए हैं पिछले 20 सालों में, थोड़ी सी इन्होंने वेस्टर्नाइज कर दी है, ग्लैमराइज कर दी है। वो वहाँ से जो बड़े आईवी लीग के कॉलेजेस से लोग निकल के पास आउट होके आते थे, वो इंडिया आके बैठते थे, क्योंकि वो बढ़िया कॉलेजेस से होते थे तो अपना जूनियर स्टाफ भी बढ़िया कॉलेजेस से हायर करते थे। तो ऐसे ही एक सीक्वेंस, एक सेंस बन गया। इट इज़ अ वेरी ग्लैमरस इंडस्ट्री, राइट, एंड इट इज़ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। शार्क टैंक क्या है? शार्क टैंक में शार्क्स बैठे हैं, वो आपको पैसा दे रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, अपना पैसा ले रहे हैं, पिच कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। बट जो एंटरप्रेन्योर्स के पीछे बैकग्राउंड में हेल्प कर रहा है, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। ओके, बहुत सारे हैं, राइट। आप खोल के देखो, गूगल करके देखो। तो हेल्प कैसे कर रहे हैं स्टार्टअप्स को? उनका आइडिया को पेपर पे लाने में हेल्प कर रहे हैं, Okay. एक डेक बनाने में हेल्प कर रहे हैं, Right. उसकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाने में हेल्प कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस ही आप शार्क के आगे प्रेजेंट करते हो। शार्क पूछते हैं कि इस साल का रेवेन्यू कितना है, इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट्स कितने हैं, EBITDA कितने हैं, मार्केट कैसे कैप्चर करोगे, अगले साल प्रोजेक्टेड क्या कर रहे हो। राइट, राइट। क्वेश्चंस 50% काम, 60% काम आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है, बाकी 40% काम आपके शार्क का है, आपके एंटरप्रेन्योर का जो पिच कर रहा है शार्क के आगे। राइट, राइट। बट मतलब मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जाना है कि सीए भी तो ये काम करते हैं, प्रोजेक्शंस और ये सब बनाते हैं वो भी। अगर आप उनसे बनाओ तो वो डिफरेंस क्या है एक सीए में और एक इन्वेस्टमेंट बैंकर में? डिफरेंस ये है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर एज अ टर्म साउंड्स वेरी ग्लैमरस। ओके, यही डिफरेंस है, राइट। और कोई डिफरेंस नहीं है। सीए एज अ टर्म फील्स लाइक एक बोरिंग है, एक बड़ा सा आदमी है जो फाइलों के सामने बैठा हुआ है, पेन पेपर लेके अपना काम करे। इन्वेस्टमेंट बैंकर एक स्वैंकी सा लैपटॉप है, हाई फ्लाइंग है, कोई फ्लाइट ले रहा है, यहाँ काम कर रहा है, एंटरप्रेन्योर से मिल रहा है, बिजनेस से मिल रहा है। तो इट इज ऑल अबाउट एन इमेज। राइट। नो लेट्स टॉक अबाउट कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और जैसे हमने बात करी कि 5 या 10 करोड़ भी कैसे बना सकते हैं इस इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री सर इतनी बड़ी है कि जितने बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं इंडिया में, जो जिनको हम बल्ज ब्रैकेट कह देते हैं, जो बल्ज ब्रैकेट एक टर्म है जो बिल्कुल टॉप ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स के यूज़ होता है। जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, लिजार्ड, एवरकोर, जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं सारे, जो इंडिया में हैं, बाहर हो सकता है छोटे भी हो, बट इंडिया में ये लोग बड़े नाम्स हैं। राइट। और इंडिया के इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, अपना बिग 4 फर्म्स हो गई, EY, KPMG, अर्नस्ट एंड यंग, डिलॉयट हो गई, PwC हो गई, उसके बाद JM फाइनेंशियल है, जो बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं इंडिया में। दे डू ट्रांजैक्शंस एनीवेयर बिटवीन, ट्रांजैक्शन साइज कुड बी एनीवेयर बिटवीन 200 crores to 2000 crores, ओके, इवन अप टू 5000 crores। राइट। सो और ये इंडिया में अच्छी खासे नंबर्स में ट्रांजैक्शन होती हैं, साल में 10, 12, 15, 20 ट्रांजैक्शन होती हैं। छोटे लेवल पे तो बहुत ट्रांजैक्शन होती हैं सर, 100 करोड़ के लेवल पे ट्रांजैक्शन तो इतनी होती हैं जो मार्केट में भी नहीं आती आती। तो पर्सनल प्राइवेट लेवल पे हो जाती है ट्रांजैक्शन। अगर आपको पैसा लगाना है और मेरे को पैसा चाहिए तो हमारे पर्सनल लेवल पे ट्रांजैक्शन हो जाएगी। वी डोंट नीड टू पब्लिश इट और पोस्ट इट एनीवेयर अनलेस यू वांटेड टू गो आउट टू द पब्लिक और आई वांटेड टू गो आउट टू द पब्लिक, ताकि नाम हो जाए। ओके, ओके। सो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। राइट, राइट। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज भी है, बहुत बड़ी अनऑर्गेनाइज भी है। बट जैसे अभी मैं मानूँ कि कोई अच्छे कॉलेज से करके निकला है और कोई अभी बना है, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट बैंकर, वो कैसे प्ले कर सकता है कि वो मतलब अपने कुछ सालों में ही कुछ करोड़ों की वेल्थ गेन करे? आप किसी बढ़िया इन्वेस्टमेंट बैंकर को शैडो कर सकते हो, या आप किसी अगर फर्म में जॉब करते हो, एंड इफ़ यू रीच अ सर्टेन लेवल, आपने डेमोन्स्ट्रेट कर लिया, आप में कैपेबिलिटी, आप एक डील को एंड टू एंड लेके जा सकते हो, सोर्स कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो। ठीक है। अगर एक मान लीजिए 100 करोड़ की डील है, 100 करोड़ की डील, इट इज़ अ सेल साइड डील, यू आर सेलिंग अ कंपनी। ओके।
एंड यू आर फैसिलिटेटिंग दैट ट्रांजैक्शन. आप वो कंपनी को लेकर आए, आप उस कंपनी को बाहर को बेच रहे हो. इफ इट इज एन इक्विटी ट्रांजैक्शन यू कैन मेक एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 CR ओके, फ्रॉम अ सिंगल डील. फ्रॉम सिंगल ट्रांजैक्शन. आपको साल में एक ही ट्रांजैक्शन करनी है. ठीक है. आप एवरेज 4 crores लेके यू कैन बी हैप्पी इफ यू आर हैप्पी विद दैट. ठीक है. एंड हाउ टू सोर्स दीज डील्स? मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल तो यही होगा ना. सोर्स अगेन नेटवर्किंग. ओके. काफ़ी आप पब्लिक डेटाबेसेस से भी सोर्स कर सकते हो, आप अपने CA फ्रेंड से भी सोर्स कर सकते हो. क्योंकि अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो एंड इफ यू आर वर्किंग इन अ CA फर्म तो आपके ऑलरेडी बड़े सारे क्लाइंट्स होते हैं. राइट. अगर वो 10-15 साल पहले स्टार्ट हुए हैं तो अब वो क्लाइंट्स बड़े हो गए होंगे. एग्जैक्टली. राइट. और SME IPO का ये टाइम है. करेक्ट. हर कंपनी चाहती है मेरे SME IPO. SME IPO से पहले एक प्री IPO का राउंड होता है, वो पहले या एक प्राइवेट इक्विटी का राउंड होता है. राइट. तो वहाँ पे होता है ये काम. प्राइवेट इक्विटी में आप एक इक्विटी इन्वेस्टर लाओ, 10, 12, 15, 20, 50 करोड़ डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी वो इन्वेस्ट करेगा. वो आप ट्रांजैक्शन करो, साल के बाद आप उसका SME IPO करो, वहाँ देन यू कैन मेक अ मनी. SME IPO में तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी. राइट. और अभी काफ़ी क्रेज भी है, मैंने देखा बहुत सारी कंपनीज ने SME IPO करा लास्ट 2-3 सालों में, जब से मार्केट्स ने अच्छे आपने न्यूज़ में देखा होगा एक छोटी सी कंपनी है जो आई थिंक विच इज़ अ डीलर ऑफ ऑटोमोबाइल्स या बाइक्स के डीलर हैं, दिल्ली बेस्ड ओनली. राइट. उन्होंने थोड़ा छोटा सा कर दिया SME IPO, इन्वेस्टर से ले लिया पैसा, पब्लिक ने पैसा दिया भी, अपना उन्होंने बिजनेस ऐसा प्रोजेक्ट किया कि उनको मिला पैसा. राइट. उनके आई थिंक कुछ शोरूम्स ही हैं. सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द बिजनेस कि आप कैसे हो, बट इट डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल एज ऑन अ पोटेंशियल एज अ बिजनेस कि बिजनेस आगे ग्रो कर सकता है, पैसा बनना चाहिए. और आप में एज एन एंटरप्रेन्योर कोई जान है कि नहीं, और आपकी परसेप्शन क्या है मार्केट में, पैसा देंगे आपके लोग. ठीक है. लेट्स सपोज कि जनरल ऑडियंस देख रही है वीडियो, राइट. वो अगर इस फील्ड से कुछ पैसा कमाना चाहे, चाहे वो सेल साइड हो चाहे वो बाय साइड हो, क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. ओके. एज मतलब आप लगा लीजिए कोई कॉलेज गोइंग बच्चा है ना, वो भी इस इंडस्ट्री में आके पैसा कमा सकता है. वो ऐसे कमा सकता है कि आजकल एवरीवन वांट्स टू बी एन एंजल इन्वेस्टर. राइट. एंजल इन्वेस्टर वो होता है जो एक एंजल के रूप में एक छोटे स्टार्टअप के पास, एक छोटे स्टार्टअप को पैसा प्रोवाइड कर देता है. एग्जैक्टली. आपके पास एक आइडिया है या आपका बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, जिसकी ट्रैक्शन बहुत कम है. राइट. आपको ज़्यादा बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है 50 लाख रुपए की. ओके. तो अगर 10 लोग आपको मिलते हैं जो 5-5 लाख डाल देते हैं, ठीक है, और आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हो जो ये सारे 50 लाख की ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटेशन वो कर रहे हो, राइट. तो यू कैन बी एन एंजल इन्वेस्टर ऑल्सो. आप इसको फैसिलिटेट भी करवाओ, और जब वो ट्रांजैक्शन हो तो कंपनी में थोड़े से शेयर्स भी ले लो एज एडवाइजर शेयर्स. राइट. यू कैन मेक मनी एज एन एंजल इन्वेस्टर ऑल्सो एंड एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑल्सो. ओके. अब इसमें एक क्वेश्चन था मेरा, जिससे कि हम बात करें कि कोई कॉलेज गोइंग भी है, तो उसका रोल क्या होगा इसमें? मतलब उसको इन्वेस्टमेंट बैंकर लाना पड़ेगा, इस मतलब उसने पैसे इकट्ठे कर लिया अपने. उसका रोल ये होगा कि इफ़ आई एम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, मेरे पास एक फंड है, तो बोलिए मेरे पास 1 करोड़ का फंड है, उसमें 100 लोग लगे हुए हैं. ठीक है. हर बंदे ने 1-1 लाख डाला है सिर्फ. ठीक है. ठीक है. एक कॉलेज गोइंग है, अगर उसके एज अच्छा खासा ठीक ठाक कॉलेज गोइंग में इंटर्नशिप करी है तो 50,000 1 लाख रुपये उसके पास होगा. बिल्कुल बिल्कुल. मैं उसको बोलूँगा, या वो खुद मेरे पास आएगा कि एक फंड में पैसा वो डाल दे और ये फंड आगे फिर बिजनेसेस में इन्वेस्ट करे. ओके. और ही कैन ऑल्सो डू दैट कि वो खुद भी एक फंड खोल सकता है. हाँ, यही मेरा मतलब, मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. राइट. बहुत सारे फंड्स हैं ऐसे. राइट. बहुत सारे एक्सेलरेटर्स है, फंड्स हैं. इवन मैंने अभी एक पढ़ा भी, इसीलिए मैं जानना भी चाह रहा था कि एक स्टूडेंट ने फंड बनाया और उससे पहले भी वो एक फंड मतलब कर चुका था ऑलरेडी उसको, और इसने 100 करोड़ रेस करे हैं. नाम नहीं लूंगा मैं, बट ही रेस 100 करोड़ फॉर जिसमें वो शायद से स्टूडेंट के आइडियाज़ को फंड कर रहे हैं. हाँ. राइट. आई नो आप किसकी बात कर रहे हो. राइट. तो लोग बहुत छोटे लेवल से भी शुरू करते हैं, 50,000 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं. पब्लिक मार्केट की जगह किसी कंपनी के थोड़े से शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदने की जगह प्राइवेट मार्केट में करो इन्वेस्ट. दिस इज द प्राइवेट मार्केट. प्राइवेट मार्केट. राइट. आप किसी स्टार्टअप को 10%, 15%, 20% ले लो. अगर आपको उसके आइडिया में, एंटरप्रेन्योर में, एग्जीक्यूशन में कन्विक्शन लगती है तो. राइट. अगर वो बड़ा हो गया तो फिर इट कैन बी द नेक्स्ट जोमेटो, पेटीएम. 50 स्टार्टअप हैं जो बड़े हो चुके हैं मार्केट में. क्या हम फ्रेमवर्क की बात कर सकते हैं कि यार स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है? क्योंकि आई थिंक अभी हमने काफ़ी बात करी, बट अगर हम एक फ्रेमवर्क दे दें ऑडियंस को तो बहुत बढ़िया रहेगा कि एज एन आउटसाइडर वो जो भी हमने बात करी कि वो पैसे कमाने की, उनके लिए एक फ्रेमवर्क, यार फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है. ठीक है. एक बड़ा ही ब्रॉड लेवल का आपको फ्रेमवर्क में दे देता हूँ. फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपके जो साथी होने चाहिए या आपके जो प्रोफेशनल ग्रुप होना चाहिए जो ये फंड बनाएगा या फंड में पैसा लगाएगा,
वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ठीक सब कुछ वहीं से शुरू होता है। ट्रस्ट के ऊपर। बिजनेसेस बाद में आते हैं जिनमें इन्वेस्ट करना है। पहले आप ऐसे लोग अपने साथ जोड़ो जिन पे आपको ब्लाइंड ट्रस्ट है। ठीक है। मी एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, मैंने भी देखो धोखा खाया है। राइट। मेरे भी अच्छे प्रोफेशनल रिलेशंस काफ़ी लोगों के साथ जिन्होंने बैक बाइटिंग करी या पैसे लिए और दे डिड नॉट डिलीवर, बहुत लोग हैं, हर किसी के लाइफ में होते हैं। किसी के छोटे अमाउंट के होते हैं, किसी के बड़े अमाउंट के होते हैं। सो जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, पहले तो वो एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपके पैसे लेके ना भागे अल्टीमेटली। पहले आ गई ट्रस्ट की बात। ठीक है। अब आप इस ट्रस्ट को पेपर पे लेकर आओ। ठीक है। आप अग्रीमेंट बनाओ। ठीक है। उस अग्रीमेंट में हर एक किसी के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट के आउटकम लिखो। ठीक है। और सब कुछ डॉक्यूमेंट करो। एक बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है, उस बैंक अकाउंट का एक्सेस किसके पास है, उस सारा एक वेल थॉट आउट स्ट्रक्चर होना चाहिए जो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। ठीक है। 2 इन्वेस्टर होगा तो स्ट्रक्चर अलग होगा, 20 होगा तो स्ट्रक्चर अलग होगा। ठीक है। एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड फर्स्ट। ये अब जब आपका फंड रेडी हो गया, सब ने अपना पैसा पूल कर दिया, अब आप स्टार्टअप्स के लिए सर्च करो या स्टार्टअप आपके पास आएंगे डिपेंडिंग ऑन आप मार्केट में कितने एक्टिव हो। ठीक है। थर्ड स्टेप इज सर्चिंग फॉर स्टार्टअप्स एंड चूजिंग वेयर टू इन्वेस्ट। ठीक है। आपके पास 100 स्टार्टअप आएंगे, उसमें से आप 20 पे बात करोगे, 20 में से आप 5 को थोड़ा आगे एनालाइज करोगे और अल्टीमेटली 1 में या 2 में इन्वेस्ट करोगे। राइट। तो दिस इज द सक्सेस रेट 2 आउट ऑफ 100 स्टार्टअप्स। राइट। एंड इसमें कुछ लीगैलिटीज नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती कि हम ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं प्राइवेटली स्टार्टअप्स में पूल करके? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। गवर्नमेंट as long as everything is being done legally, राइट, हर चीज़ की फाइलिंग हो रही है, ओके, हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन बन रही है, और हर चीज़ के लिए डॉक्यूमेंटेशन आप MCA में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे फाइल कर रहे हो विद इन द ड्यू टाइमलाइंस, कोई कुछ नहीं बोलता। राइट राइट। और इसमें कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी, जैसे कि हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे थे? इट इज़ बेटर, क्योंकि कंपनी रजिस्टर करा के हर किसी की लाइबिलिटी, हर किसी का स्ट्रक्चर एक माइंड में साइकोलॉजिकली भी फिक्स हो जाता है और पेपर पे फिक्स हो जाता है। राइट। सो आपकी एक ऑब्लिगेशन साइकोलॉजिकली बन जाती है कि हाँ, हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है एंड वी हैव टू टेक दैट इन्वेस्टमेंट टिल द एंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और मैं गवर्नमेंट के ही कुछ रूल्स भी थे, टैक्स बेनिफिट्स थे शायद से स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो तो मतलब हमें नहीं मिलेंगे मुझे लगता है इतने छोटे लेवल पे। मिल भी सकते हैं वो रूल्स एक्चुअली मोर फॉर बिजनेसेस हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करोगे। राइट। टैक्स ब्रेक्स हो गई, ग्रांट्स हो गई, कोलैटरल फ्री लोन्स हो गए, वो बिजनेसेस में जिनमें आप इन्वेस्ट करोगे। राइट। तो वो आपके लिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ऑल ऑफ दैट। ओके ओके। आपका बेसिक है कि आप कंपनी रजिस्टर आपका बेसिक है कि पैसा जो आप कमा रहे हो वो लगाना कहाँ है, सेंसिबल जगह लगेगा बस। हाँ, वो वही मेजर आई थिंक है कि उसमें वो सक्सेस रेट आपका अच्छा होना चाहिए। तो थर्ड स्टेप आपकी हो गई इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट आफ्टर थरो ड्यू डिलिजेंस, प्रमोटर बैकग्राउंड, कंपनी बैकग्राउंड, आइडिया क्या है, बिजनेस कैसे चल रहा है, लोकेशन क्या है, वर्चुअल बिजनेस है कि प्रैक्टिकल ऑनलाइन बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, स्केल कितना है उसका, टैक्स में क्या कोई चोरी तो नहीं कर रखी, GST प्रॉपर टाइम से जा रहा है नहीं जा रहा, लीगल, मार्केट में इमेज कैसी है, प्रमोटर की इमेज कैसी है, कंपनी की इमेज कैसी है, अगेन ट्रस्टिंग। जब ये सारा क्लियर हो जाए तब आप पैसे इन्वेस्ट करो एंड देन यू हैव टू, फोर्थ स्टेप इज मॉनिटरिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। ओके। एक्टिवली आपने मॉनिटर करना है, आपका पैसा लगा हुआ है, कोई मजाक नहीं है, योर हार्ड अर्न मनी इज गोइंग देयर राइट इन अ बिजनेस। आप उसको मॉनिटर करो 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। जब आपका एक टाइम फ्रेम सेट होगा कि इतने टाइम में इतना पैसा बनेगा तो आई विल एग्जिट इट। राइट। फोर्थ स्टेप इज मॉनिटरिंग। ठीक है। ठीक है, मुझे मतलब बेसिक तो समझ में आ गया कि कल को अगर मैं फंड खोलूंगा तो मुझे पहले तो अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स चाहिए जो मुझे इतना पैसा भी तो ट्रस्ट भी करे उस पैसे के साथ। सेकंड की मैं कंपनी रजिस्टर कराऊंगा क्योंकि लीगैलिटी या डॉक्यूमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, ये भी हो गया। थर्ड है कि मैं सर्च करूंगा अच्छे स्टार्टअप्स। फोर्थ है इन्वेस्टमेंट और उनको एक्टिवली ट्रैक करना। ठीक है, पहले साल में मान लीजिए हमने 50 लाख लगा दिया, मतलब सबके अपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। दूसरे साल भी हम थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हैं बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार डाला फिर वो लक हो जाएगा। अगर एक बार डाला और कुछ चल गया उसमें से, आपको एक्टिवली डालते रहना पड़ेगा, ट्रैक करते रहना पड़ेगा एंड इवेंचुअली 4-5 साल में जाके शायद से कोई कंपनी बहुत अच्छा जोमेटो या नेक्स्ट कोई बड़ी चीज़ बन जाए। तो ये हमारे मतलब डिटेल फ्रेमवर्क है टू मेक मनी आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, राइट। लास्ट स्टेप इसमें ये है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट एग्जिट भी करनी है। ओके। आपको जो पैसा लगाया है वो वापस भी लेना है। राइट। एग्जिट होगा जब आप अपना शेयर किसी सेकंड इन्वेस्टर को बेच दो या मार्केट में IPO कर लो। राइट, या तो IPO या जब वो सीरीज A या B या जो भी राउंड करते हैं तो उसमें आप एग्जिट ले सकते हो। सीड वाला सीरीज A को एग्जिट कर देता है, सीरीज A वाला सीरीज B को कर देता है, B वाला C को कर देता है, C फिर IPO पे कर देता है। राइट। सब पैसा बना रहे हैं, सब पैसा बना रहे हैं अलग अलग लेवल पे, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। राइट।
दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कि आई डिडंट नो कि यार कोई कॉलेज जाता हुआ बंदा भी एक फंड खोल के इन्वेस्ट कर सकता है। इतने सारे एक्सेलरेटर्स हैं गुड़गांव में यार, बॉम्बे में इतने एक्सेलरेटर्स हाँ, हैं, राइट राइट। छोटे छोटे अमाउंट से लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं। एग्जैक्टली 50,000 1 लाख मैंने सुना था अपने कॉलेज डेज में कि लोग करते थे इसमें से इन्वेस्ट। तो मैं ये जान रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ रेगुलेशन नहीं है इसके अराउंड कि यार कि वो कैसे रिकग्नाइज करेगी कि यार आप इंडियन इन्वेस्टिंग कर रहे हो। है। राइट। जब मैं स्टेप 2 में बोला था कि कंपनी बनानी है, आपको कंपनी बनानी है, उस एक जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको हम बोलते हैं AIF, ओके। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। राइट। आपको AIF बनाना पड़ता है, आपको गवर्नमेंट के साथ, सेबी के साथ रिकग्नाइज कराना पड़ता है, आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ AIF बनाना पड़ता है। ओके। तो यहाँ से गवर्नमेंट आपके पैसे पे आप पे ट्रैक रख सकती है कि जो पैसा फंड में आया है वो फंड में पैसा जा कहाँ रहा है। राइट। ऑडिट होगा प्रॉपर, गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाएगी। ओके, मतलब ये कंप्लायंस मैंडेटरी है अपना फंड लॉन्च 100% करने के लिए। इसके बिना कुछ नहीं होगा। ओके ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, और टाइम कितना लगता है AIF और ये सबसे अपना रेगुलेशंस को फॉलो करने में? बिकॉज आई थिंक टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। बनाने में आपको 4 से 6 महीने लग सकते हैं, 3 से 6 महीने का टाइम है। सब ठीक किसी है। को इन्वेस्टर को लेकर आना, पैसा डालना, बैंक अकाउंट्स खोलने, डॉक्यूमेंटेशन करनी, और देन इट इज़ एन एनुअल प्रोसेस। राइट, जो हर साल ROC जो होगा, कंप्लायंस वगैरह होता है। मंथली GST वगैरह वो सब तो है, और एनुअल ROC कंप्लायंस जो करनी है, दैट यू हैव टू डू। राइट। नेक्स्ट मैं जानना चाहूँगा कि एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर सैलरीज कितनी मिलती है या क्या ब्रैकेट है सैलरी का इस इंडस्ट्री में? आप जब जॉब के लिए जाते हैं, आप कॉलेज से पास आउट हैं या अपने पोस्ट ग्रेड से पास आउट है, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ना जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं उनकी हायरार्की जनरली ऐसी होती है। एनालिस्ट लगते हो आप जूनियर लेवल पे, राइट। या आप इंटर्न भी कर सकते हो पहले, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो इंटर्न, देन एनालिस्ट, राइट। एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, राइट। VP, और डायरेक्टर, एंड देन MD या पार्टनर। ओके। ये दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड लेवल। इसके अंदर बाइफिकेशन भी हो सकती है और 2 लेवल्स कंबाइन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी आप कहाँ जा रहे हो। राइट राइट। अच्छी सैलरी मिलती है। ओके। अच्छे जो वेल डिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छे कॉलेजेस से, अच्छे बैकग्राउंड, सेंसिबल बढ़िया कैंडिडेट्स हैं, उनको सैलरी अच्छी मिलती है। राइट। छोटे बैंक जनरली आपको 10 से 15 लाख का पैकेज देते हैं। ओके। बड़े बैंक राइट आउट ऑफ कॉलेज। राइट आउट ऑफ कॉलेज। ओके। जो बड़े बैंक्स हैं आपको 20+ भी दे सकते हैं। राइट। एसोसिएट तक आते आते आपकी 30, 35, 40 की सैलरी हो सकती है। प्लस दिस इज द फिक्स पार्ट, देन आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल पार्ट, दिस इज द बोनस पार्ट। आपने साल में कोई ट्रांजैक्शन क्लोज करी अगर 100 करोड़ की, अगर फर्म ने उसमें से 5 करोड़ या 4 करोड़ बनाए, तो आपको उसमें से 30-40 लाख और मिल सकते हैं, ओके। वाओ। डिपेंडिंग ऑन कितने लोग उसको शेयर कर रहे हैं। समझ गया मैं। राइट। नाउ अज्यूमिंग यू क्लोज मल्टीपल ट्रांजैक्शन इन ईयर, तो इट कैन गो अप। VP लेवल या डायरेक्टर लेवल पे तो अच्छी खासी 80-90 लाख करोड़ तक की सैलरी होती है। राइट। कितना टाइम लग जाता होगा मतलब एक एनालिस्ट को, अगर मैं पूछूं कि एक अब पोजीशन आने में या प्रमोशन मिलने में क्या क्या टाइम फ्रेम है? डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस ऑनेस्टली। ओके। हाँ, इट इज़ जनरली एन अप और आउट कल्चर। ओके। हाँ, अगर आप प्रमोट नहीं हो रहे तो देन जॉब की और ढूंढ लो। राइट। तो अगर प्रमोट होना है तो यू आई हैव टू थिंक परफॉर्म। दैट्स व्हाई आपने बोला ना कि बेस्ट ऑफ बेस्ट। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज में, आपको ऑल लाइफ बेस्ट रहना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आ रहे हो, बिकॉज एज आपने बताया कि वरना फिर आप आउट हो जाओगे। 80-90 आवर्स, 100 आवर्स अ वीक आर वेरी कॉमन यार। ओके। हाँ, तो आप सुबह 10 बजे, 10:30 बजे ऑफिस पहुंचे हो, तब रात को 8 बजे से पहले निकल नहीं सकते ऑफिस से। क्या जनरल डे क्या रहता है एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का? आप सुबह पहुंचते हो ऑफिस, अज्यूमिंग यू रीच ऑफिस एट 10 इन द मॉर्निंग। पिछले दिन आपने कुछ कॉल शेड्यूल करी होंगी, आप कॉल्स करोगे, इन्वेस्टर कॉल्स होंगी, एंटरप्रेन्योर कॉल्स होंगी, कंपनी कॉल्स होंगी। इट माइट गो अप टू 12-12:30। ओके। उसके बाद देन यू विल सी कि आपका अज्यूमिंग यूर एन एसोसिएट, आपका एनालिस्ट, आपने अपने एनालिस्ट को काम दिया होगा, वो क्या कर रहा है, वो आपको कुछ फाइल्स ला के देगा, ये मैंने डेक बनाया या मॉडल बनाया है, इसमें आप उसको पिक करोगे। राइट। 1:30-2 बज जाएंगे, आप भागते भागते लंच करोगे 10-15 मिनट में, राइट। अपने एनालिस्ट के साथ करोगे या अकेले करोगे। 3 बजे उसमें अगर लेट्स से 2:30 हो गए, 3 o'clock हो गए, आपका जो काम पेंडिंग होगा, आपकी जो डील्स चल रही होंगी, देन यू विल स्टार्ट वर्क ऑन दैट। कुछ पेपर वर्क है, कुछ वैल्यूएशन किसी की ट्वीक करनी है, किसी का पिच बुक का डेटा आना है, इन्वेस्टर से कोई डेटा पेंडिंग है या एंटरप्रेन्योर से डेटा पेंडिंग है, 2-3 घंटे आप वो काम करोगे। इस बीच में मीटिंग भी हो सकती है। राइट। 6-6:30 बज गए और ये काम आपका 8-8:30 तक चल सकता है। राइट। 5-6 घंटे आप दिन में काम करोगे, 2-3 घंटे आप मीटिंग करोगे, आधा पौना घंटा आप लंच करोगे। दैट वुड बी अ बट इट्स अ टिपिकल डे। मतलब पावर पैक डे। 11-12 आवर जॉब है पर डे। राइट। अच्छा, आजकल मैंने देखा कि काफ़ी जो यंग लोग हैं वो इस फील्ड में काफ़ी आ रहे हैं और वो बहुत ही ग्लैमरस वीडियोस बनाते हैं कि ट्रैवल कर रहे हैं एंड लाइफ इन अ इन्वेस्टमेंट बैंकर या एक एंजल इन्वेस्टमेंट के साथ वो मतलब जुड़े हुए हैं कंपनी में और अपनी लाइफ दिखाते हैं। तो जैसे आप बता रहे हो कि बहुत ही पावर पैक डे रहता है, तो क्या मतलब क्या पर्सपेक्टिव है, क्या वो लोग मतलब गलत दिखा रहे हैं क्या?
नहीं वो ठीक दिखा रहे हैं, बट वो जो असली ग्राइंड है वो नहीं दिखा वो रहे। नहीं दिखा रहे, राइट। ये जो आपका ट्रैवलिंग का डे है, दिल्ली में हम उड़े, बॉम्बे पहुंचे, वहां हमने मीटिंग करी, शाम की फ्लाइट लेके वापस आ गए, Right. मैंने भी ऐसी एक वीडियो बनाई थी। राइट, ये दिन होते हैं, होते हैं। ये प्रॉपर दिन होते हैं। यू डू बैक टू बैक मीटिंग्स ऑल्सो। आप सुबह बॉम्बे मीटिंग कर रहे हो, दोपहर को अहमदाबाद कर रहे हो, शाम को दिल्ली आ रहे हो वापस, ऐसा भी होता है। ओके। 2 महीने में 3 महीने में एक बार ऐसा होता है। हम्म, जो बाकी के दिन होते हैं वो आप ऑफिस में काम भी तो करोगे। हम्म, बिना काम के अगर आप साल का 1 करोड़ कमाना चाहते हो तो आप 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ कमा के दे रहे हो। राइट, इन लाइफ यू कैन मेक मनी ओनली बाय 2 वेज, या आप किसी को पैसे कमा के दो या आप किसी के पैसे बचा के दो। राइट, राइट। बस ये 2 ही तरीके हैं पैसे बनाने के। अगर आप बचा के दोगे तो आपको वो देगा कट। आपने किसी का टैक्स बचा दिया, आपको टैक्स का कट, उसका जो पैसे बचे उसका कट मिल जाएगा। एग्जैक्टली, अगर आपने किसी को पैसे कमा के दे दिए तो आप उसको कमीशन मिल जाएगी। कमीशन मिल जाएगी। राइट, इसके बिना तो फिर सैलरी होती है जो 2 महीने आएगी, 2 साल आएगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। राइट, राइट। दैट इज हाउ इट इज। ठीक है। एक मैं फिर भी आपसे जानना चाहूँगा कि इसे वीपी डायरेक्टर लेवल तक कितना टाइम लगता है? 10 साल, 15 साल, मतलब कुछ एक एवरेज अगर हम समझ सकें। बढ़िया डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बैंक्स होंगे जो बॉम्बे बेस्ड, काफ़ी अच्छे अच्छे बैंक्स हैं, नाम आप गूगल पे देख सकते हो। राइट, आपको इजीली 50 लाख प्लस का पैकेज होगा, हम्म, प्लस वेरिएबल होगा। डिपेंडिंग यू क्लोज 3 to 4 डील्स अ ईयर, जिसमें आप इक्विटी भी हो सकती है, डेट भी हो सकती है, मर्जर भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस भी हो सकता है, इन चारों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। आप ऊपर 30 लाख 30-40 लाख बोनस और लगा सकते हैं। राइट, राइट। मैं टाइम फ्रेम पूछ रहा था एक्चुअली कि वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? 10 से 12 साल 10 से 15 साल लगते हैं। राइट, वही मैं जानना चाह रहा था कि अच्छी जगह पे पहुंचने में 10 से 12 साल लगेंगे आप। 10 से 12 साल आएंगे। आई थिंक वो तो किसी भी फील्ड के लिए ट्रू है। आई थिंक आप कहीं भी शुरू करते हो, बहुत ही बॉटम लेवल पे शुरू करते हो, इवेंचुअली इट टेक्स टाइम। 50 लाख तक पहुंचने में टाइम लगता ही लगता है, मैंने देखा है, आसान नहीं है एक इन अ जॉब। एक ऑर्गेनाइजेशन का वीपी लेवल और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का वीपी लेवल में फर्क हो सकता है। हाँ, सैलरी में हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो सकता है। राइट, वीपी लेवल पर जाके आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डील्स को लेकर आना। राइट, दैट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। डील नहीं आएगी तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो पैसे नहीं बनेंगे। तो डील लेकर आओ, पैसे कमाओ। राइट। आप इतने सारे मतलब कंपनी के साथ काम करते हो, क्लोजली वॉच करते हो, आपको क्या लगता है पैसे कमाने का सही तरीका क्या है, धंधा या जॉब? इनिशियल ईयर्स में जॉब, राइट, हर किसी को जॉब जरूर करनी चाहिए। ठीक है, लो जगह भी करनी चाहिए, मीडियम जगह भी करनी चाहिए, और टॉप लेवल में भी करनी, एक बड़ी अच्छी कंपनी में भी करनी चाहिए। ठीक है, लो कंपनी, अगर आप छोटी कंपनी में जॉब करोगे आपको धंधे के इन्स एंड आउट समझ आ जाएंगे ठीक है, कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है वो पैसा कमा कहाँ रहा है और पैसा छुपा कहाँ रहा है, समझ आ जाएगा। ठीक है, मीडियम लेवल पे करोगे तो आपको टॉप लेवल का और लो लेवल के कॉम्बिनेशन मिलेगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, एक अच्छा वेल रिस्पेक्टेड मीडियम जॉब अच्छी होती है, बढ़िया होती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी कंपनी में जॉब करने से आपको स्ट्रक्चर्स और सिस्टम समझ आते हैं, फॉर्मेटिंग समझ आती है, एक सीक्वेंस समझ आता है, एक वे समझ आता है करने का। तो छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी को कंबाइन करो, एंड देन इस सब को जो इन्फॉर्मेशन आपने कमाई है इसको फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप में लेके जाओ। लाइफ में हर एक, आई बिलीव हर किसी को लाइफ में एक बारी एंटरप्रेन्योर बनना जरूर चाहिए। राइट। क्या डर, मतलब क्यों ऐसा लगता है आपको कि सारे डर खत्म हो जाएंगे आपके अंदर से, ओके, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाएगी। अगर लाइफ में हर किसी ने कहावत सुनी है, डर के आगे जीत है। राइट, तो एक बारी डर को फेस कर लो, राइट, उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं डरा सकता। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डेली ग्राइंड। अब रोज फेल होगे, रोज उठोगे, रोज जीतोगे, रोज हारोगे, रोज उठोगे, रोज जीतोगे। राइट। मतलब सब कुछ सिखा देती है आपको लाइफ सब के कुछ बारे में, सिखा जो भी देगी सीखने आपको। के लिए है, मुझे लगता है। राइट, जो भी धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए, वो खुद ही आपको आ जाएगा। कोई आपको डिग्री नहीं सिखा सकती। राइट। खुद अच्छा, सीखो। जैसे हमने वीडियो में मतलब ये बात करी कि आप करोड़ों कमा सकते हो, जो कि आपने बोला भी, मतलब अगर आप डील क्लोज करते हो तो आप कर सकते हो। क्या ऐसे रियल लाइफ लोग आप जानते हो जिन्होंने ये करा है एक्चुअली में? बिल्कुल, हमने खुद किया है, राइट। हमारी फर्म ने किया है। हमारी मैं तो जो जानना चाहूंगा उसकी स्टोरी की कैसे किया, क्या रहा, मतलब बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे है। जो सीनियर पार्टनर्स हैं उन्होंने, दे हैव बीन इनटू द बिजनेस फॉर द लास्ट 20+ ईयर्स। ठीक है, इजीली 5,000 करोड़ प्लस उन्होंने रेज किया होगा इजीली। ओके, डील्स क्लोज करिए, 5,000 डील्स क्लोज करी हैं, विच कैन बी डेट डील हो सकती है, आपकी इक्विटी हो सकती है, M&A हो सकती है, कंपनी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड हो सकती है, इंडियन डील हो सकती है, ओवरसीज डील हो सकती है। दे वर्क विद अ लॉट ऑफ यूएस फंड्स आल्सो। राइट, तो देन दे हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी ओवर द ईयर्स। राइट, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में उन्होंने 5,000 करोड़ कर लिया, टाइम लगा। लगा। ऑब्वियसली हर किसी को टाइम लगता है, बट आपकी लाइफ की एक ऐसी बड़ी एक बेंचमार्क, एक ऐसी डील जरूर होती है जिससे आपका नाम बन जाता है, और आपकी लाइफ चेंज आपकी लाइफ चेंज होती है। मार्केट में आपको लोग जानना शुरू हो जाते हैं, अगर कोई ऐसी डील कराई तो इसके पास जाओ, दैट इज द गो टू गाय। आई थिंक अगेन यहाँ पे ट्रस्ट वाला चीज़ आ जाता है कि अगर मार्केट में आपका
नाम में ट्रस्ट है तो लोग आपके थ्रू डील करना पसंद करेंगे बिकॉज इट्स अ हाई वैल्यू डील, राइट? नाम बनना क्या होता है? नाम बनना ट्रस्ट बनना ही ट्रस्ट होता है, है। राइट राइट। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ट्रस्ट ओनली। एक बार ट्रस्ट टूटा तो फिर खत्म। गेम खत्म। राइट। रिलेशनशिप्स और नेटवर्किंग का क्या रोल है एंटरप्रेन्योरशिप में भी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी और लाइफ में भी? बहुत ज़्यादा रोल है। राइट। रिलेशनशिप्स आपको आपका बिजनेस ला के देंगे, आपको डील्स ला के देंगे। अगर रिलेशनशिप ही नहीं है तो आप डील्स लेकर आ नहीं सकते कहीं से भी। और अगर रिलेशनशिप नहीं है तो आप वो डील किसी को पिच नहीं कर सकते। इफ अगर आज मैं एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टर को जानता हूँ जो सिर्फ सोलर में इन्वेस्ट करता है, मेरे पास इंडिया की 5 बड़ी सोलर कंपनीज है जिनको 500 करोड़ रेज करना है, तो मैं सीधा उसको उसके पास डायरेक्ट कर दूंगा। राइट। मेरे को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि मेरा एंटरप्रेन्योर के साथ भी रिलेशन है और फंड के साथ भी अच्छा रिलेशन है, क्योंकि मैं पहले काम कर चुका हूँ फंड के साथ। उन दोनों को मैं मिला दूंगा और मेरा काम हो गया। राइट। रिलेशनशिप इज द की। मेक योर रिलेशनशिप्स राइट आउट ऑफ कॉलेज। राइट। आपके कॉलेज के साथ जो दोस्त हैं वो आगे जाके बड़े लोग बनने वाले हैं, तो रिलेशन बना के रखो उनके साथ। Exactly. रिलेशन, मेरा रिलेशन बन रहा है आपके साथ, आपका बन रहा है मेरे साथ, तो भगवान करे आप बड़े हो तो फिर हम बोल पाएंगे कि हम उनको जानते हैं सर को। एग्जैक्टली। आई थिंक कहीं ना कहीं मैं वही, हम जैसे स्टार्टिंग में बात करते कि चीज़ें घूम के आती हैं। शायद से आज वो चीज़ आपको लगेगी यार नहीं काम हो रही है, नहीं काम बन रहा, बट इवेंचुअली आपका मतलब काम आएंगे लोग, रिलेशंस काम आते हैं, बट आपको उसमें वही अगेन ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आप आज एक डील शुरू करेंगे, वो स्टॉल हो जाएगी, 2 साल बाद फिर पिकअप हो जाएगी, तब क्लोज होगी। तो 2 साल बाद वापस आपके पास इसलिए आ गया क्योंकि आपका रिलेशन था, आपने उसको अच्छे तरीके से, प्यार से, तहजीब से ट्रीट किया। राइट। अगर आप उससे गुस्से से करोगे तो यू गॉन, नहीं हो पाएगा। अच्छा, हमने एक चीज़ मिस करी इस पूरी स्टोरी में कि आप क्या करते हो। आप मतलब सब जानते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, बट कैसे शुरुआत हुई आपके बैकग्राउंड की, और अभी आप मतलब करेंटली क्या कर रहे हो, इसके बारे में अगर हम थोड़ा बात कर सकें। मेरी शुरुआत हुई थी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय बैकग्राउंड। राइट। और भी डिग्रीज है मेरे पास, वो डाल दूंगा बायो में, देख लेना। ठीक है। तो आई डिड माई आर्टिकलशिप, एक अच्छी फर्म में मैंने आर्टिकलशिप करी इंडिया में, दिल्ली में बाराखंबा में थी। 50-60 ईयर ओल्ड सीए फर्म। वहाँ से जो मेरे रिलेशन बने वो आज तक दोस्त मेरे साथ हैं। राइट। एंड दे आर बिग फंड मैनेजर्स नाउ, उनके साथ भी मैं डील करता हूँ आज। राइट। आर्टिकलशिप करी, फिर मैंने ऑलमोस्ट 2 years EY में जॉब करी, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में। ओके। वहाँ मेरे को समझ आया कि स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स का नंबर्स पे और ट्रांजैक्शंस पे क्या इम्पैक्ट है। जब कुछ हर चीज़ स्ट्रीमलाइन होती है तो इन्वेस्टर को भी समझने में आसान होता है, और जो हम हैं हमें भी समझने में आसान होता है। राइट। वहाँ से बहुत चीज़ें सीखी। फिर मैंने ऑलमोस्ट 1 साल एक छोटे इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ काम करा, जहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स करी, विंड मिल्स, सोलर प्लांट्स, CBG प्लांट्स, रोड्स, टोल रोड्स, राइट, इंफ्रा साइड। फिर मैं बाहर चला गया, बाहर मैंने MBA करी, कनाडा में काम किया, US में काम किया। 2021 तक ये किया, फिर तो 2020-21 में कोविड आ गया था। देन आई केम बैक टू इंडिया। यहाँ पे मैंने एक ऑलमोस्ट 280 करोड़ की एक ट्रांजैक्शन में काम किया, विच वाज एंड आई वाज हैंडलिंग दैट ट्रांजैक्शन ऑल बाय माई सेल्फ। वी वर द सेल साइड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। वो ट्रांजैक्शन हुई कंप्लीट। आई थिंक वहाँ से कॉन्फिडेंस, और वो जब हम बात कर रहे थे कि वहाँ से चीज़ें बदल गई आपकी। वहाँ से चीज़ें बदल गई। मेरा शुरू से मन तो था ही, बट एक कॉन्क्रीट बैकिंग वहाँ मिल गई। वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करी। आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द लेटर स्टेजेस, बट वो किसी और ने करी। बट पहले का आई थिंक 70-80% मैंने पूरा वो ट्रांजैक्शन देखी। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी तो थोड़ी स्टॉल हो गई थी, देन आई वाज आउट ऑफ द पिक्चर, बट वो एंड में कंप्लीट हो गई ट्रांजैक्शन। फिर आई वर्कड विद अ CA फर्म दैट वाज ऑलमोस्ट 75 years old। वहाँ काम किया। वहाँ दैट वाज नॉट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बट वो थोड़ा सा कोर CA की तरफ था। साथ में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मेरा जारी रहा। बहुत एंटरप्रेन्योर्स मिले। फिर नाउ प्रॉपरली आई एम विद अ 25 year old इन्वेस्टमेंट बैंक। वहाँ हम डील्स करते हैं। टिपिकल डील साइज हमारा 30 से 50 करोड़ होता है। कुछ ऐसी लर्निंग जो आपने इन सारी डील्स करी, उससे आपको क्या समझ में आया कि यार क्या क्रक्स क्या है इस पूरे उसका? डील का क्रक्स ये है कि जो एंटरप्रेन्योर बोल रहा है ना, वो उसको भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। उसके माइंड में आइडिया है, बट वो जो जब तक वो पेपर पे आता है ना, तो वो आइडिया बदल जाता है। आप यू एज एन एडवाइजर हैव टू अंडरस्टैंड दैट आइडिया एंड ब्रिंग दैट आइडिया इन अ वेरी अंडरस्टैंडेबल वे टू एन इन्वेस्टर। कभी कभी एंटरप्रेन्योर बोलता है A है, पेपर पे B आता है, इन्वेस्टर को C समझ आता है। आपको इसका ब्रिज गैप करना है। यही आपकी मतलब मेन कोर जॉब है। मुझे मेन कोर जॉब यही है कि आपको समझना है कि वो बोल क्या रहा है और उसको समझाना है कि वो क्या हो रहा है।
ठीक है। इसमें जैसे अभी हम स्टार्टिंग में बात करते कि यार इसमें आप करोड़ों कमा सकते हो, बट मैं एक चीज़ ये मतलब बताना चाहूँगा व्यूअर्स को भी कि वो करोड़ों एक दिन में या एक साल में नहीं होगा, राइट? 100%। है ना, इट विल टेक टाइम, रिलेशंस बनेंगे, आप धीरे धीरे डील्स करोगे तब जाके आप उस जो हमने अमाउंट की बात करी वहाँ तक आप पहुँच पाओगे। जब हम डील्स करते हैं तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो डील को डिरेल कर सकते हैं कि ये वो कंप्लीट ही नहीं हुई है, स्टॉल हो गई? बड़ी बड़ी डील्स होती हैं यार, 500 करोड़ की डील्स रुक जाती हैं बिल्कुल एंड पे आके। ओके। डील डिलेल होने के फैक्टर्स ना दो हो सकते हैं, एक आपके कंट्रोल में हो सकते हैं फैक्टर्स, एक आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। राइट। मैं एक आपको फैक्टर बताता हूँ जो मेरे साथ पर्सनली हुआ है एक ट्रांजैक्शन पे, जो मैं जिसकी बात कर रहा था पहले, 280 करोड़ ट्रांजैक्शन थी। जो इन्वेस्टमेंट बैंक का जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, ही पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग कोविड। ओके। सो कोविड में तो लाइफ वैसे देश का हाल, वर्ल्ड का हाल सबको पता क्या हुआ। सो ये अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे ड्यूरिंग कोविड। उसकी वजह से डील डिलेल हो गई फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, आई वुड से ओके। एटलीस्ट फॉर 6-7 मंथ्स। बाय द टाइम आई वॉज आउट ऑफ द पिक्चर, क्योंकि वी हैड एन आइडिया कि वो डील होनी नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स आपके ऐसे होते हैं जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। कभी कभी एंटरप्रेन्योर्स डील के एंड तक भी अपने माइंड में एक वैल्यूएशन का ऐसा नंबर लेके चलते हैं जो जब एंड में साइनिंग करनी होती है वो कहते हैं नहीं यार हमें नहीं पसंद, हम दूसरा इन्वेस्टर के साथ जाएंगे जो बैकग्राउंड में किसी को पता ही नहीं, हमें भी नहीं पता होता। राइट। वैसे डील डिरेल हो जाती है। कुछ भी हो सकता है, जो इन्वेस्टर का भी मन चेंज हो सकता है एंड में। हमें ऐसा भी हुआ था, हमारी छोटी डील थी 15 करोड़ की, हमें टर्म शीट आ गई, सब कुछ आ गया। अभी मार्केट जो क्रैश हुए, इन्वेस्टर कहता हम नहीं कर सकते इन्वेस्ट इसमें, मार्केट क्रैश हो गया, हमारे फंड्स मार्केट में डिप्लॉयड थे, जो हमें निकाल के आपको देने थे अब वो नहीं है फंड हमारे पास। राइट। यू नेवर नो, ये कंट्रोल में नहीं है ये सारे फैक्टर्स हमारे हाथ में। विल ऑफ गॉड, यू नेवर नो। राइट। फिर आते हैं आपके फैक्टर्स जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो निकल के आते हैं ड्यू डिलिजेंस के टाइम। राइट। इन्वेस्टर वॉज नॉट लीगली साउंड, इन्वेस्टर ने अपनी कंप्लाइंसेस पूरी नहीं करी, छोटी सी इन्वेस्टर ने ITR नहीं फाइल करी हुई अपनी, राइट। ऑडिट रिपोर्ट नहीं फाइल करी हुई, अपनी GST फाइल नहीं करा हुआ। ये सारी चीज़ें नो इन्वेस्टर लाइक्स। वो कहता है अगर ये छोटी चीज़ नहीं करी तो बड़ी चीज़ कैसे कैसे करेगा। कर ले? राइट, बिल्कुल। ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट की बात आ गई। मेन अल्टीमेटली ट्रस्ट ही काम करता है। लीगल काम पूरे रखो, नहीं तो आपकी डील खराब हो जाएगी। राइट। और एंटरप्रेन्योर्स किस किस तरीके की गलती करते हैं जब वो फंड रेस करते हैं या सेल कर रहे होते हैं कंपनी? एंटरप्रेन्योर्स बहुत गलतियाँ करते हैं। एक आई नो एन एंटरप्रेन्योर जिसको हम लोग इतना बोल बोल के थक गए कि एक लॉयर को रख लेते हैं, हमारी टीम में भी अच्छे लॉयर्स हैं, एक लॉयर को रख लो, वो आपका SHA शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट वेट करेगा। नहीं माने वो, इनिशियली होता है, पैसा आ रहा होता है तो नहीं होता, कभी कभी ईगो आ जाती है बीच में, माइंडसेट अलग हो जाता है। व्हेन यू सी 5 करोड़ 10 करोड़ इन अकाउंट, तो माइंडसेट अलग हो जाता है। SHA नहीं पड़ा, इवेंचुअली उस एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस से ही बाहर कर दिया उन्होंने, ओके, इन्वेस्टर्स ने। वेरी सैड। तो अपना बिजनेस ही तुम खो दोगे अगर आप लीगली साउंड या एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं चलोगे तो। राइट। ऐसी गलती करते हैं एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस पे ध्यान देते हैं, ऑपरेशंस पे ध्यान नहीं देते, फाइनेंशियल पे ध्यान नहीं देते, टैक्स चोरी करते हैं, एक्सपेंसेस दिखा देते हैं ताकि टैक्स ना देने पड़े। टैक्स नहीं दोगे तो आपके वैल्यूएशन कम होती है, फिर आगे राइट आप उनको फिर एंड में करते रहो जस्टिफाई कि हमने ये करा था वो करा था। वो तो नहीं मानते, जो पेपर पे है वही, मतलब पेपर पे है, जो गवर्नमेंट को जा रहा है वही देखा जाएगा। टैक्स वही मत करो, टैक्स पूरा पे करो अगर वैल्यूएशन चाहिए तो। राइट। अगर आज छोटे राउंड में वैल्यूएशन लोगे तब SME IPO में वैल्यूएशन मिलेगी। तब मार्केट आपकी, तब मार्केट में लोग बैठे हैं आपके और मेरे जैसे, तब वो सुनेंगे। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी है, कोई भी कंपनी जब SME IPO पे आने वाली होती है तो उससे मतलब उस साल या उससे पहले साल से वो बैलेंस शीट बदल जाती है। उससे पहले नेगेटिव चल रहा है और आते ही प्रॉफिट। ये ऐसा होता है। ये क्या स्टोरी है? मतलब मैंने बहुत कंपनीज में देखा है। नेगेटिव इसलिए चल रहा होता है क्योंकि टैक्स नहीं देना चाहते कोई। राइट। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दिखाए होते हैं, एक्सपेंसेस रूट की होते हैं अपनी, ये ग्रुप कंपनी से, नॉन ग्रुप कंपनी से। CAs कहते हैं हेल्प कर देते हैं, बट फिर देन यू हैव टू पे फॉर दैट डीड आफ्टर 2-3 years। राइट। आपका बॉटम लाइन कम है, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम है, वो कम है तो वैल्यूएशन कम है। फिर आप रोते रहो बैठ के, वैल्यूएशन नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, फिर कोई नहीं सुनता आपकी। इसलिए वो 1-2 साल लेते हैं, अपनी पूरी बुक्स को ठीक करते हैं। राइट। और तब मार्केट में यही मैंने देखा कि 1-2 साल से उनकी बुक्स और जो वो उसमें RHA DHA कुछ फाइल करते हैं आई थिंक, तो वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, हाँ RHA फाइल करते हैं, तो उसमें सब कुछ एकदम मतलब बैलेंस शीट एकदम इंप्रूव हो जाती है। मैंने ज़्यादातर यही देखा है। और उससे पहले नेगेटिव चल रहा होती हैं चीज़ें, बहुत कम टैक्स होता है, फिर एकदम मतलब सब कुछ बढ़ जाता है। तो
मैंने ये चीज़ें काफ़ी देखी है। देसी लाला कंपनीज में से होता है। राइट राइट, सब में नहीं, वही मैंने बोला, सब में सब नहीं, में बट नहीं होता। काफ़ी एसएमई आईपीओज मैंने ये देखा है होता है। ट्रेंड ये वाला। थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट, सेंसिबल हो रहे हैं लोग ज़्यादा। हाँ नहीं मतलब होना भी चाहिए यार, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं टैक्स से रिलेटेड डेवलपमेंट है सारा जो भी हम देख रहे हैं, तो टैक्स ही नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो बहुत अच्छी एडवाइस है कि यार ठीक है थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन ऐसा मत करो कि बिल्कुल ही बुक चोरी करोगे तो फिर आपको आज नहीं तो कल भुगतान करना पड़ेगा उसका। एग्जैक्टली, चोर और पकड़ा ही जाता है। चोर मैंने पकड़ा देखा है, जाता हाँ, है। मैं जो हर चोर को लगता है यार मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मैं पकड़ा ही जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यार जो व्यूअर्स देख रहे हैं कि वो रिटर्न कैसे कमाएं, उनके पास कुछ पैसा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लॉजिकली या कैसे अच्छे तरीके से उस पैसे को वो लगा सकते हैं कि यार अच्छे रिटर्न और सेफ रिटर्न्स मिले उन्हें। इंडिया इज़ अ सेफ कंट्री। हिंदुस्तान अभी पिछले 4-5 सालों से ही ये म्यूचुअल फंड और ये सब चीज़ें आई हैं। उससे पहले लोग एफडी और सोने में पैसा लगाते थे। ठीक है, ठीक है, एक आपको बढ़िया हैक बताता हूँ जो मैं भी यूज़ करता हूँ। ठीक है। अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम्म, आप एफडी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे कराओ। राइट, एफडी कराओ ज़रूर, हम्म, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे कराओ। ठीक है, आपका और मेरा रेट, हम्म, हम लोग यंग हैं, हमारा रेट कम होगा। राइट, सीनियर सिटीजन का रेट थोड़ा सा और बढ़ेगा। हम्म, सुपर सीनियर सिटीजन्स का तो एफडी का रेट बहुत बढ़िया है। राइट, मेरी काफ़ी सारी एफडी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे हैं, उनको 1.5% ज़्यादा मिलता है रेट। एग्जैक्टली। आपको किसी एक्टिव फंड मैनेजर के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 7.5% एफडी में कमाओ, 8% एफडी में कमाओ, अच्छे अपने ग्रैंड पेरेंट्स और नॉमिनी आप बन जाओ। बहुत बढ़िया हैक दे रहा हूँ आपको मैं ये करने का, सबसे ईजीएस्ट सेफेस्ट हैक है। राइट, और 1.5% इज अ बिग अमाउंट। 10 लाख पे आप देख लो 1.5% अच्छा खासा अमाउंट है। अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। राइट, तो आप अपने दादा दादी के नाम पे, नाना नानी के नाम पे, जिनके नाम पे करानी है, आप एफडी कराओ। राइट, भगवान सबको लंबी उम्र दे और आप नॉमिनी बन जाओ। हमेशा एफडी का ये सबसे बड़ा हैक है। अपने उनके नाम पे करा सकते हैं, अपने सीनियर सिटीजन अगर आपके पेरेंट्स हैं उनके नाम पे करा दो, उनके नाम पे। थोड़ा सा आपको और मिल जाएगा। राइट, एक्टिव इन्वेस्टमेंट, आप एक्टिव फंड मैनेजर्स के पास तभी जाओ जब आपके पास एक तो साइजेबल अमाउंट हो। एग्जैक्टली। अब 10-5 लाख में क्या करोगे जाके? हाँ, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट, आपको 5-10 करोड़, आप पहले पैसे कमा लो अपने बिजनेस से, फिर जाओ। लेने वाला भी खुश होगा और आप देते हुए भी आपको अच्छा लगेगा, हाँ भाई मेरे को इसमें 10-15-20% मिलेगा ही। सेफ रिटर्न्स मिल रहे हैं। राइट, कोई सेंसिबल, कोई आपको पैसे इक्विटी में लगाएगा, डेट में लगाएगा, कहीं लगाएगा, डेरिवेटिव्स में अगर आप लगाना चाहते हो राइट, तो आपको पैसे मिलेंगे। अच्छी आप पहले पैसे कमा लो तो जाओ। सोने में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में। गोल्ड, हाँ गोल्ड तो अभी देखिए आप 50 साल, मार्केट पूरी गिरी हुई है और गोल्ड भाग रहा है। अब 50 साल पहले भी गोल्ड में हमारे घर वाले बोलते थे गोल्ड में लगाओ, राइट, 50 साल बाद भी बोल रहे हैं गोल्ड में लगाओ, और 50 साल बाद भी बोलेंगे गोल्ड में लगाओ। राइट, बढ़ेगा ही गोल्ड, अब ये कम नहीं होने वाला। अब रियल एस्टेट का हाल देख लो। जिन्होंने गुड़गांव में आज से 10-12 साल पहले फ्लैट्स खरीदे थे या ज़मीनें खरीदी थी, आज तो 10 गुना और रखी हैं। एग्जैक्टली। 2 साल पहले से ही 10 गुना, 3 गुना और कोविड के रखी हैं। बाद ही, हाँ कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बूम आया रियल एस्टेट में, जो मैं देख पा रहा हूँ। डबल काफ़ी ट्रिपल सारे रेट्स हो गए। काफ़ी सारे डेवलपर से, काफ़ी सारे रियल एस्टेट के लोगों से बात की हैं, 10 में से 8 तो कह रहे हैं कोई करेक्शन नहीं आने वाली रियल एस्टेट के प्राइसेस में। ये चाहे कम बढ़े बट बढ़ेगा। हाँ, आई थिंक वो टाइम चला है, क्योंकि डिमांड बहुत है। मैं ये देखता हूँ हर दूसरा आदमी दिल्ली आ रहा है, हर दूसरा आदमी को घर खरीदना है, तो जब डिमांड ही इतनी है तो कैसे कम होगा। 5 साल पहले जब द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा था, खाली सस्ते फ्लैट मिलते थे, लोग बुला बुला के देते थे कि हम द्वारका में तो बहुत सस्ते रेट यहाँ ले लो फ्लैट्स। अब एक्सप्रेस वे बन गया है, सब कुछ एक्टिव है, अब देख लो फ्लैट। अब तो वही है, सब शूट अप कर गया। इतना शूटअप करके कि हिसाब ही नहीं है कुछ। Right. तो मार्केट में अगर आप जा रहे हो तो अब सोच समझ के जाओ। मार्केट किसी की सगी नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छे अच्छे लोगों ने पैसे गंवाए हैं, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स ने पैसे कमाए हैं। वॉरेन बफेट तक जैसे बढ़िया इन्वेस्टर्स, उन्होंने पैसे गंवाए भी हैं और 50 साल के बाद पैसे बनाए भी हैं उन्होंने। एग्जैक्टली। और अभी बहुत ज़्यादा कैश पे बैठे हुए हैं, $200 बिलियन हो गया उनके पास, जो डिप्लॉय अभी नहीं कर रहे। एप्पल के पास इतना कैश पड़ा है, इंडियन बड़ी कंपनी में इतना कैश है, तो कैश तो होना ही चाहिए। लिक्विड एफडी और कैश और गोल्ड आप इंडियंस की रग में से निकाल नहीं सकते, क्योंकि खून के अंदर है। वो कहते हैं ना कैश इज किंग वाली बात है ये। साइकोलॉजी है, आप साइकोलॉजी चेंज करने में जनरेशन लग जाती हैं। राइट, राइट। अभी ये तो मार्केट तो बट न्यू चीज़ है 10-15-20 साल की। उससे पहले तो पता ही आपको क्या चल रहा था, एफडी और गोल्ड बस कहीं। और आई थिंक करना भी तो एक मतलब सेफ 70% अपना, मतलब या जो भी एक साइजेबल अमाउंट सेफ चीज़ों में डालो, और फिर जो बचा हुआ उससे करो जो भी करना है। क्रिप्टो में भी डालो। हाँ, जो रिस्क ले रहे हो ठीक है वो करो, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट से रिस्क लो ना यार। बड़े अमाउंट से आपकी मतलब हार्ड एंड मनी से रिस्क क्यों लेना है, मुझे लगता है। जैसे मैंने बोला एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क है, ये भी एक तरह का रिस्क ही है। क्रिप्टो में आप रिस्क ले सकते हो। मैंने लिया था 2011 में, तब किसी को पता नहीं था क्रिप्टो होता क्या है। हालांकि 2013-14 में मैंने बेच दिया उसको। आज रखा होता तो आज करोड़पति होते। एग्जैक्टली। तो करते हैं, लोगों ने पैसे बनाए हैं।
बहुत पॉडकास्ट है इंटरनेट पे, बहुत लोग हैं, 2-3 को तो मैं भी जानता हूँ क्रिप्टो से पैसे बनाए हैं। राइट वही एक ट्रेंड आया था 2020 के बाद में। मुझे लगता है 2020 में आपने रियल एस्टेट में, क्रिप्टो में, स्टॉक्स में कहीं भी इन्वेस्ट किया होता तो आज अच्छा अमाउंट होता आपके पास, मतलब मल्टीफोल्ड ग्रो कर गया होता। बट ठीक है, वही है, सेंस और टाइम, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है किसी भी चीज़ में। मतलब ऐसा नहीं कि कोई गोल्ड रश है तो आप उसमें मतलब कूद जाओ, मतलब सोचना पड़ेगा आपको, लॉजिक लगाना पड़ेगा, आप खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ से पैसा कमा सकते हो, मुझे लगता है। कूदो, सोच समझ के कूदो, हाँ, सोच समझ ट्रेंड के। को फॉलो करो। हाँ। जब तक ट्रेंड आपको दे रहा है तो पैसे कमाओ। बहती गंगा में हाथ धो लो, पुरानी कहावत ऐसे नहीं बनी हुई, सोच समझ के बनी है। अगर चल रहे हैं पैसे, लोग बना रहे हैं, आप भी बनाओ, निकल जाओ, लालच मत करो, डोंट बी ग्रीडी। डोंट बी ग्रीडी, राइट। ग्रीड करोगे तो पहले वाला भी जाएगा और आगे वाला आएगा ही नहीं आपके पास। आएगा ही नहीं, एग्जैक्टली। और पैसे से पैसा बनता है, तो पैसा तो आपको हमेशा चाहिए मार्केट में कभी हर जगह ट्रेंड चल रहे होते हैं, ट्रेंड को पकड़ो, पैसा बनाओ, वापस आ जाओ। राइट। अच्छा, ऐसे ही पैसे बनाओ। अभी जैसे आप एक्टिव हो हम्म। इतना ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह पे, आप अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हो, गाइड करते हो लोगों को, तो अभी क्या ट्रेंड आपको दिख रहा है? कोई ऐसा नेक्स्ट ट्रेंड जो आने वाला हो या आ रहा हो? सबसे सिंपल ट्रेंड तो यार, एक तो मेरे को रियल एस्टेट का ट्रेंड दिख रहा है अभी। ठीक है। अगले साल, 2 साल, 3 साल तक चलेगा वो। ठीक है। पैसे हैं, अगर पॉकेट अलाउ करती है, या किसी कैसे भी करके कहीं भी, छोटा सा जेवर एयरपोर्ट देख लो आप, ग्रेटर नोएडा में, राइट। बुला के देते थे प्लॉट्स। हाँ, वहाँ तो आज अब लेने जाओ, नहीं मिलेगा, कोई जाता नहीं था पहले, जाता तो नहीं वहाँ था। पे। अभी भी अपॉर्चुनिटी है। राइट। हाँ, क्योंकि अभी भी उतना डेवलपमेंट आया नहीं है। जिस अभी दिन भी आ गया उस दिन चीज़ें थोड़ा सा और आ गया ना, तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी वो चीज़। अभी भी है, ले लो। राइट। गोल्ड अपना मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, अपना लॉजिक और अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करके लो जिसको लेनी है। बट हाँ, ये है कि हाँ, ट्रेंड है ये वाला, ये हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं। 2-4 साल पहले, 5 साल पहले गोल्ड बॉन्ड का बड़ा ट्रेंड आया था। गोल्ड बॉन्ड का, राइट। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अब तो गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिया, उनका इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी पड़ रही है गवर्नमेंट को। वो बहुत बढ़िया ट्रेंड था, मैंने बहुत लिए थे। राइट। मेरी बहुत इन्वेस्टमेंट है गोल्ड बॉन्ड में। राइट। अभी गवर्नमेंट की एक और कोई स्कीम है जिसमें आप अपना गोल्ड मेल्ट करके वो उसमें मतलब मनी लगा सकते हो, मैंने देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैंने वीडियो बनाई थी उस पर। राइट। वो भी कर रहे हैं लोग। आपका लॉकर में गोल्ड पड़ रहा है, इट इज़ नॉट सेफ। अगर कोई कल को अर्थक्वेक आ जाता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। राइट। लेकिन अगर आप उसको गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर मेल्ट वेल्ट करवा के गवर्नमेंट में उसको यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट। कहीं नहीं आएगा गोल्ड आपका। राइट। 99.99% प्योरिटी पे, ना कुछ फालतू चार्जेस नहीं है। शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म में कर सकते हो आप। राइट। कर रहे हैं लोग। और मतलब जब वो टर्म खत्म होता है उसके बाद वो वापस आ जाएगा। बहुत गोल्ड की अब जो अप्रिसिएशन हुई है वो भी आपके मिलेगी, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा आपको। और क्या चाहिए तो आपको? बहुत सारे बेनिफिट एक साथ। आइडल गोल्ड से तो बेटर ही है, घर पे रखने से बेटर या बैंक में रखने से बेटर। हाँ, वही मतलब लोग घर पे रखते हैं, फिर उसको बचाओ, सेफ रखो, चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं। और लॉकर में भी, अगर लॉकर से भी चोरी हो गया तो वो 1 लाख रुपए कुछ देते हैं उसमें, लगता है सच कोई बड़ा लिमिटेड अमाउंट देते हैं। हाँ, बहुत लिमिटेड अमाउंट देते हैं। राइट। नहीं कर सकते आप। राइट। तो ये आप करिए, बहुत बढ़िया। वेरी गुड हैक। हैक्स पे काम करती है लाइफ। लेकिन वही है, क्रेडिट कार्ड हैक्स है, इन्वेस्टमेंट हैक्स है, क्रेडिट कार्ड हैक्स, हाँ, करोगे उतना बचाओगे ना हर जगह से, उतना ही पैसा आपकी पॉकेट में आ रहा है, उतना ही आप खर्च कर पाओगे। आई थिंक कोई ऐसा बंदा नहीं है जो क्रेडिट कार्ड यूज करके लाउंज में एंट्री ना करता हो। लाउंज वाला भी जमाना खत्म हो गया, एयरपोर्ट पे लाइनें लगी होती हैं। अब तो बहुत ऐसा लगता ही नहीं कि लॉन्च में T3 पे जाओ, डोमेस्टिक जाओ, इंटरनेशनल लाइन लगी होती है। अब तो वो खत्म हो गया वो क्रेज। वो भी क्रेज चला था, ये भी एक था कि लाउंज वाले क्रेडिट कार्ड ले लो, खत्म हो गया वो भी। राइट। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स जो हमने भी बात करी, काफ़ी मजा आया यार, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं। ठीक है, अब बात चलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे। आपको क्या लगता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और क्या ट्रेड्स होने चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए? एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक लुकिंग इन द मिरर एट योर वर्स्ट सेल्फ। जब तक आप एंटरप्रेन्योरशिप को तोड़ देता है, आपको बिल्कुल आपकी असलियत, लाइफ की असलियत, आपकी कैपेबिलिटी दिखा देगा कि आप किस लेवल तक जा सकते हो, नीचे भी और ऊपर भी। अगर एंटरप्रेन्योरशिप लोग फॉलो नहीं करते तो ना ही एप्पल होती, ना ही माइक्रोसॉफ्ट होती, ना ही रिलायंस होती, ना ही कोई बड़े स्टार्टअप्स होते इंडिया में, कुछ नहीं होता। किसी ने रिस्क लेने की हिम्मत करी है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। राइट। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी जर्नी है जिसमें हर किसी को चलना चाहिए। आप भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूँ उस पर। हमारे से पहले भी लोग चले, हमारे बाद भी लोग चलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी? रिस्क लेकर एंटरप्रेन्योरशिप। हर बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी थी पहले। एग्जैक्टली। सब, अरे यार आजकल लोग इतने पैसे कमाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। राइट। ऐसी बात नहीं है, 100 में से 95 स्टार्टअप फेल भी होते हैं, बट जो 5 चलते हैं ना, वो फिर पूरी मार्केट को हिला देते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हर एंटरप्रेन्योर के मन में होता है कि यार फंड रेस कब करे और क्यों करे? फंड रेस तब करो जब आपको लगे कि अगर ये पैसा नहीं आया तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। ओके। आप तब तक फंड रेस मत करो, तब तक अपना ही पैसा लगाते रहो, अपना या अपने घर वालों का, जो आपके क्लोज लोग हैं 2-4,
तब तक बूटस्ट्रैप रखो जब तक आप बिल्कुल ही ऐसे स्टेज पे ना पहुंच जाओ जहां पे आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिले तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। राइट। वो स्टेज बहुत लेट आती है। पहले स्टेज पे फंड मत रेज करो। राइट। पहले स्टेजेस पे, इनिशियल स्टेज पे फंड रेज करोगे तो द ओनली पर्सन दैट इज गोइंग टू लूज इज यू एज एन एंटरप्रेन्योर। एग्जैक्टली। क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड है ना फंड रेजिंग का, एंटरप्रेन्योर बनने का, इसलिए मैंने पूछा कि यार कब पैसे रेज करने चाहिए। ट्रेंड इस फील्ड में तो ट्रेंड को फॉलो मत करो यार। राइट। आइडिया आपका है, उसको उसकी पहले वैल्यू बनाओ, उसका कुछ वजन डालो उस आइडिया में, राइट। ताकि लोग आपके इन्वेस्टर आपके पास आए, आप उनके पास हाथ फैला के मत जाओ। वो आपके पास प्लेट लेकर आए, सर ये लो हमारे कैश, अब इन्वेस्ट करो और ग्रो करो। राइट। राइट। एंटरप्रेन्योरशिप की जैसे हम बात कर रहे हैं तो, और आपने बहुत सारे मतलब स्टार्टअप्स को फंड भी कराया है, तो क्या यूनिक क्वालिटी होती है एक एंटरप्रेन्योर की, एक स्टार्टअप की, जिसको देख के आप कहते हो कि यार हाँ इसमें पैसा लगाया जा सकता है? सबसे पहले ट्रस्ट की क्वालिटी होती है, ठीक है। इंटेग्रिटी होती है। वो बंदा ऐसा होगा जो पैसा लेके भागेगा नहीं। राइट। मार्केट में उसका नाम होगा कि यार अगर इसको पैसे दिए हैं तो ये अच्छी जगह ही लगाएगा। दूसरी उसके पास ना एक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कॉमन सेंस होती है। कॉमन सेंस और बिजनेस सेंस, इसको मैं कंबाइन कर दूंगा। उसको धंधा करना आता है, स्टेइंग विद इन द लीगल बाउंड्स। राइट। लीगैलिटीज़ के बाहर नहीं जाना चाहिए। एग्जैक्टली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर आप आज लीगैलिटीज़ के बाहर जाओगे, कल आप परेशान हो गए। बिल्कुल। सबके साथ होता है वो। तीसरा, विजनरी होना चाहिए बंदा। वो देख पाए कि मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस या जो भी मैं दे रहा हूँ वो वर्ल्ड में कहीं पहुँच रही है। राइट। आजकल जोमेटो स्विगी के बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली। इंस्टामार्ट के बिना या जेप्टो के बिना 2 मिनट के बाद बंदा बाहर खड़ा होता है, घर के बाहर बेल मार देता है कि ये आपका आ गया, आप सामान आ गया। पेप्सी का कैन खरीद लो, आईफोन खरीद लो, कुछ भी खरीद सब मिल सकते रहा हो, है। सब मिलेगा। सुई से लेके हवाई जहाज तक सब मिलेगा, पुरानी कहावत। राइट। तो विजनरी होना चाहिए। और कई एंटरप्रेन्योर्स ना रिस्क टेकर नहीं होते। वो अपने आप को कहने को तो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, बट वो रिस्क इतना ले नहीं सकते। रिस्क टेकर भी होना चाहिए, एक्चुअल रिस्क टेकर होते हैं जो लोग। राइट। कि यार कोई बात नहीं, गया तो गया, देखी जाएगी, एक बार करते हैं, क्या होगा, ज़्यादा पैसे चले जाएंगे ना, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ खराब होगी, सब रिकवर हो जाता है। सब रिकवर हो जाता है। राइट। और सबको साथ लेके चले। ये नहीं कि आप लीडर और पीछे आपकी तरह गधे की तरह लोग भाग रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको लोगों को ध्यान रखना है, तब लोग आपका ध्यान रखेंगे। आपको कस्टमर्स का ध्यान रखना है, तब कस्टमर आपका ध्यान रखेंगे। राइट। यू हैव टू बी इंक्लूसिव ऑफ एवरीवन। एग्जैक्टली। ये 2 चीज़ें बोलने में बड़ी ईजी हैं, बट समझने में और अपने अंदर डालने में बहुत मुश्किल है। बहुत डिफिकल्ट। राइट। और एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ईजी। जो आजकल हम देख रहे हैं सब कुछ इंस्टा फेसबुक पे, कहीं ना कहीं थोड़ा गलत भी दिखाया जा रहा है। ईजी नहीं है वो। आप वो देख रहे हो जो 1% सक्सेस हुआ है, 99% जो आपने बोला फेल हो जाते हैं, तो वो उनकी स्टोरी मतलब बहुत डिफिकल्ट होगी, नो डाउट। ग्राइंड कोई नहीं देख रहा, सब रिजल्ट देख रहे हैं। ग्राइंड देखो यार, हाँ, ये कितने साल लगे वहां तक पहुंचने में। ग्राइंड देखो, तब रिजल्ट का मजा आएगा। राइट। एवरेस्ट चढ़ने में भी टाइम लगता है। प्रिपरेशन कराते हैं 60 डेज की, उनकी मैंडेटरी प्रिपरेशन है। तो आप सोचो, बेस कैंप पहुंचते हो, फिर धीरे धीरे करके बचाते हो। पहले तो नहीं, डे से हेलीकॉप्टर से ऊपर चले जाते हो, उसका क्या फायदा है? राइट। कुछ नहीं है उसका। हाँ, ना कोई रिकग्निशन, ना कुछ नहीं होता। राइट। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ एडवाइस करना चाहो हमारी यंग ऑडियंस को, या जो ऑडियंस देख रही है? ऑडियंस को एडवाइस यही है कि कर दो, सोचो मत, जो भी कर रहे हो जस्ट डू इट। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जो पूरी लाइफ में आपके एंड तक काम आएगा। राइट। अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी रखो। एजुकेशन भी दूसरी ऐसी चीज़ है लाइफ में एंड तक चलती है। पहला एक्सपीरियंस, दूसरी एजुकेशन। राइट। लोगों को धोखा मत दो। वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी स्मॉल प्लेस, वेरी वेरी स्मॉल प्लेस। मेरे को कितनी बार लगता है कि अगर मेरे को किसी से कनेक्शन बनाना हो तो मैं किसी ना किसी के थ्रू एक पर्सन या 2 पर्सन के थ्रू, मैक्सिमम 2 जम्प्स, मैं उसको जानता होता हूँ। बैंगलोर है, चेन्नई है, बॉम्बे है, कहीं पे भी, बाहर भी। कल की बात है, वन गाय हु वाज विद मी इन कनाडा, ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी दैट ही वांट्स टू एक्वायर 10 IT कंपनीज इन इंडिया। 10 IT कंपनीज? हाँ, कुछ उसका क्राइटेरिया है, रेवेन्यू इतना होना चाहिए, बिड्डा होना चाहिए। रिलेशन था मेरा उसके साथ 3 साल पहले, दोस्त था मेरा, तो तभी उसने मुझे आज कॉल किया रिलेशन पे। एग्जैक्टली। चांस लिया था, बात हुई थी हमारा, तो रिलेशन बना। तो आज वो इस सिचुएशन पे आई है। तो बिजनेस ऐसे करेंगे, कर दो, रिलेशन बनाओ, मार्केट में उतरो, करो बस। सोचो मत ज़्यादा, सोचो मत ज़्यादा, थोड़ा बहुत प्लान करो, रिसर्च करो, तैयारी करो और बस कर दो, बस कर दो। बहुत मज़ा आया वही जर्नी जानने में, और कोई कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता है, थैंक यू जी। क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे वो पैसे कमा सकता है। काफ़ी नई फील्ड थी मेरे लिए भी इसके बारे में बात करना, जानना, बट मज़ा आया। और मुझे लगता है ऑडियंस को भी मज़ा आएगा जानने में कि यार क्या
मतलब नुक्स हैं क्रुक्स हैं इस पूरे इंडस्ट्री के, कैसे आप पैसे बना सकते हो। तो बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन थी। थैंक यू सो मच एंड आई होप हम फिर मिलें जब आप और बड़ी Thank you डील्स for क्रैक calling करो। me. Thank you for calling me. I'm glad I could share the information with you and the audience. थैंक यू।